नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। वैसे तो इस पे प्रीवियस एक कंप्लीट मॉडल पे वीडियो बन चुकी है जिसमें डायग्राम है, एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किया, क्या कंक्लूजन रहे, क्या लिमिटेशंस रही, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ से भी तुम नोट कर सकते हो और यहाँ भी समझ सकते हो। देखो बोहर्स मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स क्या रहे हैं कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। नेमिंग इनकी होगी KLMNO, ठीक है, एंड सो ऑन। सबसे नियरेस्ट जो शेल होता है इनको ऑर्बिट्स कह सकते हैं, शेल्स कह सकते हैं। नियरेस्ट को हम नंबर 1 देते हैं, नेक्स्ट को 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि ऑल्दो नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स आर पॉसिबल अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे रिवॉल्व ओनली इन अ सर्टेन ऑर्बिट। ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट कर रहा है तो वो कभी इस ऑर्बिट में रोटेट करेगा या कभी इस ऑर्बिट में, नहीं। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है वो वहीं रोटेट करेगा, ठीक है। और इसलिए इन स्पेशल ऑर्बिट्स को इन्होंने कहा डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। देखो सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को अपर शेल में जाना है, जो आउटर मोस्ट होगा वो अपर शेल होगा ना, उसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो इसको कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो ही ये अपने से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मूव कर सकता है। और अगर इस ऑर्बिटल से इधर आना है इसको, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर देगा। जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये पहुंच गया आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि हायर एनर्जी ऑर्बिट में पहुंच गया। अब ये वापस से अपने शेल में जाएगा ना, तो इसको कुछ एनर्जी एमिट करनी पड़ती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी ये एमिट करेगा, तो ये लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स में। ये सबसे पहले बोहर ने बताया था। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं इस मॉडल के कि एनर्जीज जो हैं वो ऑर्बिट्स की फिक्स हैं। जैसे ये ऑर्बिट है तो इसकी एनर्जी फिक्स है, ये ऑर्बिट है इसकी पर्टिकुलर एनर्जी फिक्स है, इसीलिए इनको स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। नंबरिंग की हम बात कर चुके हैं कि LMNO 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन इट्स डिस्क्रीट फिक्स एनर्जी लेवल, फिक्स एनर्जी लेवल में जब तक वो रोटेट करता है तब तक वो कोई एनर्जी लूज नहीं करता। अगर वो हायर टू लोअर आता है तो एनर्जी को एमिट करता है, लोअर टू हायर जाएगा तो उसे कुछ एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल ऑफ एन एटम गिवन इन द चैप्टर। चैप्टर में जो भी प्रपोज्ड मॉडल हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, उन्हें हम कंपेयर करेंगे। तो मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया था कि एक टैबुलर फॉर्म में तुम्हें तीनों मॉडल्स लिखने चाहिए, थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर, ठीक है। फिर उसके बाद इनके पोस्टुलेट्स लिखो, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, लिमिटेशंस क्या क्या रही इस मॉडल की, इस मॉडल की और इस मॉडल की। ये तुम पहले वाली वीडियो से रेफ़र कर सकते हो, और मैंने तुम्हें टैबुलर फॉर्म में पहले भी लिखने के लिए होमवर्क दिया था, वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो। तब इसको नीट एंड क्लीन वे में तुम्हें टैबुलेट करना है जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट इज समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of electrons in various shells for the first 18 elements। पहले 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसके लिए जो भी पॉइंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के उनको समराइज करना है। देखो सबसे पहले हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता करेंगे, वहाँ से हमें उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेगा, और फिर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हुए हैं वो लिखेंगे,
ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर पता हो ताकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चले। फिर किसी पर्टिकुलर शेल में, क्योंकि वेरियस शेल्स हैं यानी कि वेरियस ऑर्बिट्स हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जा सकते हैं वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, 2n²। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन से शेल में फिलअप है। सपोज करो k शेल दे दिया जाए या फर्स्ट शेल दे दिया जाए तो n की वैल्यू 1 होगी। तो n की वैल्यू 1 रखकर यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। थर्ड, द शेल हैविंग लीस्ट एनर्जी शुड बी फिल्ड फर्स्ट। जो पास वाले शेल हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, सबसे पहले वो कंप्लीट फिल किए जाएंगे, तब उससे नेक्स्ट वाले शेल का नंबर आएगा। ठीक है। राइट द नेम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स। किस शेल का क्या नेम है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए गए हैं, फिर हमें वो लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 281, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में सेकंड में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के शेल में, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में, और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में। इस तरह से फिलअप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता हो, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉन्फ़िगरेशन में अगर 4 से कम है, लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम हैं तो हम वैलेंसी वही रखते हैं, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है तो हम 8 - 4 कर देते हैं। ठीक है, उस केस में वैलेंसी वो हो जाती है। तो सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर 14, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 284, तो इस केस में 4 है तो वैलेंसी भी इसकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ठीक है, तो वैलेंसी निकालेंगे 8 - 6 यानी कि वैलेंसी विल बी 2। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, और 2 यूज बताने हैं आइसोटोप्स के। एटॉमिक नंबर क्या है, किसी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो क्या होंगे आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे हमने आर्गन और कैल्शियम का एग्जाम्पल पढ़ा था, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20, लेकिन इनके मास जो हैं दोनों के दैट आर 40-40। ठीक है। अब यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, फर्स्ट यूज़ है कोबाल्ट 60 जो है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कोबाल्ट का रेडियो एक्टिव का मतलब ये अल्फा बीटा गामा रेज का एमिशन करता है और रेडियो थेरेपी ऑफ कैंसर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। और कार्बन डेटिंग होता है कि किसी भी डेड टिश्यू में कितना अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, उससे हम किसी पर्टिकुलर टिश्यू की एज पता लगा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। उसके लिए कार्बन के 14 आइसोटोप का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na पॉजिटिव हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K एंड L शेल्स, एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करना है कि सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव है और इस केस में अगर Na पॉजिटिव है तो इस केस में इसका K और L शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। कैसे बताएंगे, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। 1 पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी कि ये बन गया सोडियम
ठीक है। +1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये आयन बन गया ना, कैटायन बन गया। और प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज करो ये 10 बनाना है, तो ये अगर 9 बनाना होंगे तो हमें इसके साथ 1 बनाना लिखना पड़ेगा ना, तभी तो ये इसके इक्वल होगा। सेम है कि Na का मतलब क्या है, Na पॉजिटिव प्लस जो इसने लूज किया था वो इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे तो ही मिला के कंप्लीट Na बनेगा ना। कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो Na पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 2 and 8, क्योंकि लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, Na पॉजिटिव हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K शेल एंड L शेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो न्यूमेरिकल है ये बेटा, और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको बहुत अच्छे से करोगे और बहुत ही ज़्यादा इजी है ये, कुछ नहीं करना है इस न्यूमेरिकल में। इफ़ ब्रोमीन एटम इज़ अवेलेबल इन द 2 आइसोटोप्स फॉर्म, ब्रोमीन के हमें 2 आइसोटोप मिले, एक मिला ब्रोमीन 3579 और एक मिला ब्रोमीन 3581। ये तो नेचर में इतने % अमाउंट में मिला और ये नेचर में इतने % में मिला, तो हमें ये बताना है कि एवरेज एटॉमिक मास ब्रोमीन एटम का क्या रहेगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला करना है कि फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक नंबर इनटू में कितनी % अमाउंट में ये मिलता है, प्लस सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक नंबर इनटू में ये कितने % अमाउंट में मिलता है। तो ये देखो, फर्स्ट ब्रोमीन का आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 79, सॉरी मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप का सेम रहता है ना, मास नंबर, सॉरी इसको करेक्ट कर लेना, मास नंबर है ये। 79 है फर्स्ट आइसोटोप का मास, सेकंड आइसोटोप का मास है 81, ये मिलता है 49.7%, के लिए हम बाय 100 कर देंगे, और ये 50.3% अमाउंट में मिलता है। कैलकुलेट करेंगे, ऐड कर देंगे तो 80 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, यानी कि जो एवरेज एटॉमिक मास है ब्रोमीन का, दैट इज 80 एटॉमिक मास यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X, एक एलिमेंट X है, इस बार क्या दे दिया, एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास दे दिया और उनकी परसेंटेज बता दी, सॉरी परसेंटेज पूछी गई है, आइसोटोप्स के मास बता दिए। देखो 2 आइसोटोप दे दिए तुम्हें, एक आइसोटोप ये और एक आइसोटोप ये, एवरेज मास बता दिया, परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास लिख लेंगे पहले, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इनमें से एक आइसोटोप, सपोज करो ये आइसोटोप X% में मिलता है, X% अमाउंट में मिलता है, सेकेंड आइसोटोप कितने में मिलेगा, 100 - X में, वही लिखा है। लेट द परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप दिस, जिसका एटॉमिक नंबर 8 और मास 16 है, मान लो वो Z% अमाउंट में नेचर में मिलता है। तो सेकेंड आइसोटोप 818 वाला 100 - Z अमाउंट में मिलेगा। फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज इनटू में फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास यूनिट प्लस सेकंड आइसोटोप का परसेंट इनटू में सेकंड आइसोटोप का एटॉमिक मास यूनिट्स। एक 16 आइसोटोप है, एक 18 है, ये Z% अमाउंट में मिलता है, ये 100 - Z में मिलता है, डिवाइड बाय 100 करेंगे, वी विल गेट, और एवरेज हमें पता है तो उसको इधर लिख देंगे। उसके बाद Z की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, Z की वैल्यू हमारे पास आती है, दैट कम्स आउट टू बी 90%, यानी कि ये आइसोटोप 90% अमाउंट में मिल रहा है, और दूसरा क्या है 100 - Z था तो 10% आंसर आ जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी एटम का Z3 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसकी वैलेंसी पूछी गई है और नाम पूछा गया है।
एटॉमिक नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन 2 1, ठीक है, वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, और ये कौन है, लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीशीज, 2 एटॉमिक स्पीशीज दी हैं एक्स और वाई। एक्स में प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन 6 हैं, वाई में प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 8 हैं। तो गिव द मास नंबर्स ऑफ एक्स एंड वाई, और इन दोनों के बीच रिलेशन बताना है। देखो मास नंबर एक्स के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि 6 + 6 = 12 होगा। वाई का मास नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 होगा। एटॉमिक मास नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर वाई का भी 6 है, यानी कि ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट मास नंबर हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। इसका मतलब इनके बीच क्या रिलेशनशिप है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। फर्स्ट है जे थॉमसन प्रपोज दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियॉन्स। नहीं, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं था जे थॉमसन ने, इनका तो वाटरमेलन वाला स्ट्रक्चर वाला मॉडल था, तो ये फॉल्स है। सेकंड है ए न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग टुगेदर, देयरफॉर इट इज न्यूट्रल। ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है। नहीं, न्यूट्रॉन्स तो हम कैलकुलेट करते हैं मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है, कितना मास नंबर है उसमें से प्रोटॉन्स का नंबर डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है, ठीक है। थर्ड, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉल्स रहेगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। ये ट्रू है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से, ठीक है, 1/2000 टाइम्स होता है। इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज आयोडीन विच इज़ यूज्ड एज मेडिसिन। नहीं, आयोडीन टिंचर में ज़्यादा परसेंटेज में मिलता है, वही आयोडीन टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन एक्चुअली होता क्या है, आयोडीन का एक सॉल्यूशन होता है लिक्विड, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स को और ऐड करके उसको लिक्विड फॉर्म में एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जो किसी भी वुंड पे कोई चोट लग गई है वहाँ से उसको क्लीन करने के लिए, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए, एंटीसेप्टिक कह सकते हो, एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज में। तो वो आयोडीन ही होता है, उसका आइसोटोप यूज़ नहीं किया जाता। तो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड ने किसके बारे में डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी की थी कि जो सेंटर है, सेंटर वाला जो स्पेस है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, और बाद में पता चला कि उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव, क्या क्या होता है इनमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ गलत है, डिफरेंट होती हैं आइसोटोप्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं, क्योंकि सेम तरह का एलिमेंट है, तो ये भी रॉन्ग है। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ ये करेक्ट है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो इनके सेम होते हैं लेकिन मास डिफरेंट होता है, इसलिए इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl नेगेटिव आर। देखो क्लोरीन में वैसे तो 17 प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 1 नेगेटिव चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 प्लस हो जाएगा, यानी कि 18, ठीक है। यहाँ करेक्ट कर लेना, करेक्ट ऑप्शन इज डी, डी करेक्ट ऑप्शन होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281 उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास एक टेबल दी थी और उसमें हमें कुछ स्पेसेस दिए थे, ठीक है। इन स्पेसेस को हमें फिलअप करना है। इस पूरी टेबल में बेटा यही कैलकुलेट करना है। किसी केस में मास कैलकुलेट करना है, किसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तुम्हें फॉर्मूला पता है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट और फिर तुम मैच करके देख सकते हो। और 20 तक हमने एटॉमिक नंबर्स भी लर्न किए हुए हैं कि 20 एटॉमिक नंबर तक किस एलिमेंट का क्या नाम है और क्या सिंबल है, तो तुम ईजिली कर सकते हो और बाद में इस टेबल से टैली कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। हमें कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं और हमें उनके लिए फॉर्मूलाज बनाने हैं। तो पहले हम एटम्स लिखेंगे और फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है तो मैग्नीशियम लिख लिया, क्लोरीन के लिए सिंबल लिख लिया। फिर वैलेंसी लिखेंगे, इसकी वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की जैसे 1 है, तो हम इससे फॉर्मूलाज बना सकते हैं MgCl2, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो तुम यहाँ से कर लेना और कोई डिफ़िकल्टी हो तो यू कैन मैच योर आंसर्स। देखो बेटा, फर्स्ट जो MgCl2 था वो मैंने तुम्हें बता दिया। सेकंड देखो, सेकंड है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 2882, ठीक है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2। देखो बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कैल्शियम और ऑक्सीजन वैलेंसीज लिखेंगे इनकी 2 and 2, तो Ca2O2 है, जिसे हम सिंप्लीफाई करके कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर के लिए सिंबल लिखेंगे Cu। नाइट्रेट हमारे पास NO3 होता है, आयन होता है ये NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई, और कॉपर की 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फॉर्मूला विल बी CuNO3 ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम के लिए Al, क्लोराइड के लिए Cl, वैलेंसी होती है 3, इसकी वैलेंसी 1। एटॉमिक नंबर से जो लास्ट आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे हम वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। मैंने तुम्हें बताया हुआ है पहले भी, इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो भी मैंने बना रखा है, वहाँ से रेफर कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम और CO3 2 नेगेटिव, तो हमारे पास इसकी वैलेंसी होगी 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला विल बी CaCO3, ओके।